चलिए जी। और सवाल। जो अभी आ रही है कि मेट्रो आ रही है चंडीगढ़ में, अफवाह नहीं है, एक रूमर, ट्रू बात है कि मेट्रो आ रही है चंडीगढ़ में, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रॉपर्टी पे? देखो, चंडीगढ़ में मेट्रो आ रही है लेकिन वो ट्राई सिटी की मेट्रो है। मतलब चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली। जैसे आप सब्जी की रेडी लगा सकते हो वैसे आप प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ जी। अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो ठीक है। उसको एक बार जयपुर ज़रूर जाके देखना चाहिए। जयपुर में आप जाओगे तो आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 500-600 ऐसी बिल्डिंगें मिलेंगी हाई राइज जिसके अंदर एक भी बंदा नहीं रह रहा। हम 82 सेक्टर की बात कर लेते हाँ जी, हैं हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ पे 200 शोरूम आ गए, हाँ। पीछे 600 घर हैं। अब 600 घरों को 200 शोरूम की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। 600 घरों को तो हाँ जी। 6 शोरूम की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। आज के ये गेस्ट से आपको प्रॉपर्टी के बारे में जो कुछ जानने को मिलेगा वो कहीं नहीं सुना होगा आपने। आज का ये गेस्ट बहुत खुलासे करेगा एंड आपको एपिसोड बहुत अच्छा लगेगा। देखिए एंड तक और जानिए प्रॉपर्टी के बारे में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स। आज हमारे साथ हैं रविंदर सर फ्रॉम प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में एंड कैसे एक बायर, इन्वेस्टर और सेलर प्रॉपर्टीज़ बाय कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है और सेल कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सर। हाउ आर यू? पहले तो बहुत बढ़िया जी। कैसा लग रहा है यहाँ आके? फर्स्ट पॉडकास्ट अभी तक का। ओके। फिलहाल तो अपने चैनल पे ही हमने किया है लेकिन हाँ अभी किसी और के चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम है तो इट्स गुड। थैंक यू सर। कंग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने अच्छा सेटअप किया और Thank you, sir. बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। तो हम शुरू करते हैं आपकी जर्नी से कि आप कैसे पहुँचे प्रॉपर्टी तक, कैसा रहा सफ़र आपका? प्रॉपर्टी में आने से पहले हम्म। मैं अपनी जो जर्नी है आफ्टर कंप्लीटिंग माय ग्रेजुएशन जो मैंने की थी बीकॉम हाँ जी। 1997 में मैंने बीकॉम की थी और उसके बाद मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो बैंक ऑफ पंजाब में थी। ठीक है। तो कार लोन में मैं चंडीगढ़ में मेरी फ़र्स्ट पोस्टिंग थी। उसके बाद मैं दिल्ली में गया, HSBC बैंक के साथ मेरी जॉब थी। फिर सिटी बैंक जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, सिटी नेवर स्लीप्स उसका लोगो है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसके बाद फिर मैंने एयरटेल में गया, ICICI में गया और महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स में मैंने काम किया। ओके। तो ये सारा कॉर्पोरेट्स जो था ये इसमें मैंने एक्सपोजर था मेरा, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड कॉमर्स की थी और बिज़नेस के साथ रिलेटेड सारा काम था। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ फाइनेंस, मार्केटिंग, ये सारा मेरा कोर जो करियर था वो इसमें था। जी। ठीक है। इतनी MNCs में काम करने के बाद प्रॉपर्टी में कैसे आए? इसकी एक अलग से स्टोरी है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा में ऑटोमोबाइल में एज GM सेल्स था तो XUV 500 की लॉन्चिंग जो दिल्ली में थी, वहाँ पूरे पंजाब के GMs ने को बुलाया था कि आप ट्रेनिंग लीजिए। हाँ जी। और जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट हुई तो मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन में बैठा था और मैंने वहाँ जो मैगज़ीन वाला था उससे पूछा कि जी आप कोई ऐसा मैगज़ीन बताइए जो प्रॉपर्टी की गाइडेंस देता हो। ओके। उसने कहा जी ऐसा कोई मैगज़ीन नहीं आता है। ठीक तो है। मैंने कहा इतने मनोहर कहानियाँ हैं, इंडिया टुडे है और कुछ हैं, लेकिन रियल एस्टेट इतनी बड़ी मार्केट है, दिल्ली में मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ प्रॉपर्टीज़ के अंदर, बहुत बूम चल रहा है। हाँ जी। तो कोई गाइडेंस के लिए कोई तो हो, अखबार हो, कोई मैगज़ीन हो। तो उसने कहा जी ऐसा कोई मैगज़ीन हमारे पास नहीं है। ओके। तो मैं शॉक हो गया कि देखो इतनी बड़ी मार्केट है, हाँ जी। अरबों रुपया लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन कोई गाइडेंस देने वाला नहीं है। तो 2013 की ये बात है और फिर मैंने उसको बोला यार टाइम है मेरे पास, अभी ट्रेन में 3-4 घंटे पड़े हैं और तुम्हारे पास भी रश नहीं है तो तुम ढूंढो कोई मिल जाए। तो उसने ढूंढना शुरू किया और आधे घंटे के बाद उसको एक मैगज़ीन मिला जिसका नाम था प्रॉपर्टी ऑब्जर्वर और वो बॉम्बे से छपा था 2 साल पहले, यानी 2011 से, और किसी ने ख़रीदा नहीं और उसके पास वो रद्दी में पड़ा था। तो मैंने वो मैगज़ीन उससे लिया और मैं रास्ते में पढ़ रहा था उसको और सोच रहा था कि ये बिल्कुल ड्राई एरिया है और मेरे जैसे हज़ारों लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं लेकिन उनको कोई गाइडेंस देने वाला ही नहीं है। तो ये बिल्कुल रॉ फील्ड है, इसमें आपके लिए बहुत कुछ पड़ा है। तो देन आई स्टार्टेड कि ये अखबार कैसे शुरू करते हैं, मैगज़ीन कैसे शुरू करते हैं। तो 1.5 साल की मेहनत मुशक्क़त के बाद मेरे को लाइसेंस मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैगज़ीन प्रिंट करने का, प्रॉपर्टी अपडेट्स के नाम से। तो वो 2013 मई में हमने जो फर्स्ट एडिशन निकाला प्रॉपर्टी अपडेट्स मैगज़ीन का, तो पंजाबी में प्रिंट किया पहले। हाँ जी। फिर उसको फ्री में प्रिंट किया, फ्री में बांटा लोगों को।
और उसमें इन्फॉर्मेशन डाली बहुत सारी जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स इन्फॉर्मेशन लोगों तक नहीं पहुंचती थी। तो प्रॉपर्टी डीलर जो मैंने देखे 98% वो कम पढ़े लिखे लोग थे हाँ जी। और उनको इतने रूल्स की नॉलेज नहीं थी और वही लोगों को गाइड कर रहे थे। तो मैंने कहा ये सेक्टर में तो पढ़े लिखे बंदों की बहुत ज़रूरत है। तो जब मैंने फिर उसको हिंदी में प्रिंट करना शुरू किया और फिर जॉब मैं एज ए GM सेल्स कर रहा था महिंद्रा में, तो वो बैलेंस नहीं बैठ रहा था। एक संडे का दिन होता था जिस तब ये सारा मैगज़ीन का काम करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और फिर सोचा कि इसको अब छोड़ के रियल एस्टेट में ही आना पड़ेगा। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ी हाँ जी, महिंद्रा की और फिर मैंने रियल एस्टेट एक कंपनी में जॉब शुरू करी एज ए सेल्स हेड की, ठीक है। क्योंकि सेल्स तो पहले ही कर रहे थे। तो हाँ जी, फिर हाँ जी। सीखा कि सारा सिस्टम कैसे होता है। फिर मैंने प्रोजेक्ट हेड की जॉब करी एक कंपनी में रियल एस्टेट में, उसमें ज़मीन कैसे ख़रीदी जाती है, हाँ जी, हाँ जी, उसको उसके अंदर सीवरेज कैसे डलता है, पानी की सप्लाई, बिजली के खंभे, ये सब कुछ कैसे होता है, वो सब कुछ किया प्रैक्टिकली। तो वो एक लर्निंग हुई। उसके बाद फिर मैंने तहसील के अंदर एक कैबिन लिया, 22 नंबर कैबिन तहसील खरड़ में लिया मैंने। वहाँ एज ए टाइपिस्ट मैंने काम किया, रजिस्ट्री टाइप करने का। तो वहाँ सीखा कि वो कैसे काम होता है, फ़र्दे कैसे निकलती हैं, इंतकाल कैसे चढ़ते हैं, निशानदेही कैसे होती है, वो सब कुछ प्रैक्टिकल सीखा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि इसको लोगों तक पहुँचाया जाए। फिर एक यूट्यूब चैनल शुरू किया प्रॉपर्टी अपडेट्स के नाम से। उसमें बहुत सारे बिल्डर्स की, डीलर्स की फ्री में ऐड चलाई 6 महीने तक, बहुत पैसे खर्चे। अब 3 साल हो चुके हैं उस चैनल को, प्रॉपर्टी अपडेट्स को, और उस पर अभी 70,000 के आसपास लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी हम जो अगर इंडिया की बात करें तो आई एम द ओनली रियल एस्टेट न्यूज़ चैनल, कोई और है ही नहीं जो न्यूज़ देता हो। तो अभी रियल एस्टेट की जितनी न्यूज़ हैं वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी। सरकारी अफसरों की इंटरव्यू मिल जाएंगी, पॉलिसीज़ को लेकर, पॉलिसी कैसे बनती हैं, उसमें क्या फ्लॉ होते हैं। अब जो मंत्री हैं हमारे पंजाब सरकार के, उनके पास भी हम जाते हैं, उनको भी जितनी नॉलेज हम फील्ड से इकट्ठी करते हैं उनको शेयर करते हैं कि आप इसको पॉलिसीज़ में लेके आओ। जहाँ पॉलिसीज़ में कमियाँ लग रही हैं वो उनको इन्फॉर्म करते हैं। NGO के तौर पे काम कर रहे हैं। रियल एस्टेट के जो बिल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर अच्छे बिल्डरों को प्रमोट कर रहे हैं और जो बुरे हैं उनको एक्सपोज कर रहे हैं। तो ये फील्ड में अब हम फुली आ चुके हैं। बहुत सही, वेरी गुड, दैट्स सच में ग्रेट। बहुत इतना काम कर रहे हो आप, NGO चला रहे हो, सोशल सर्विस कर रहे हो, अच्छे लोगों लेके आ रहे हो, बुरे को एक्सपोज कर रहे हो, बहुत सही बात है। तो सर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। आपने बात की पॉलिसीज़ की कि सरकार हमें पॉलिसीज़ बनाती हैं अलग अलग प्रॉपर्टी के रिलेटेड, तो ऐसे कुछ पॉलिसीज़ बताना चाहें आप? पंजाब सरकार की अगर हम बात करें तो पंजाब सरकार में एक जो पॉलिसीज़ बनाती है बॉडी, उसको कहते हैं पुड्डा, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके। जितनी भी हाउसिंग की पॉलिसीज़ होती हैं, घर कैसे बनेंगे, फ्लैट कैसे बनेंगे, कॉलोनी कैसे कटेगी, ये पॉलिसी जो है वो पुड्डा बनाता है। ठीक है। पुड्डा की ब्रांचेज़ हैं। अब बड़ा काम है पुड्डा का, तो उसने हर एरिया की में अपनी ब्रांच खोल दी। जैसे मोहाली के लिए उसकी ब्रांच गमांडा है, लुधियाना के लिए LDA है, अमृतसर के लिए ADA है, बठिंडा के लिए BDA है, ठीक है जी, पटियाला के लिए, मतलब ये सारी इस तरीके से पुड्डा की ब्रांचेज़ हैं। ठीक है। कानून पंजाब सरकार जो बनाती है वो पुड्डा के थ्रू ही बनते हैं। पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मोहाली में ऑफिस है। ठीक है। तो कॉलोनी जो मिनिमम, अगर हम म्यूनसिपल कौंसिल के अंदर की बात करें, अगर जो म्यूनसिपल कौंसिल जो पुरानी शहर बसे हुए हैं उसके अंदर 1.5 एकड़ में आप कॉलोनी काट सकते हैं, उसके बाहर आपको 25 एकड़ चाहिए होगा। ठीक है। अगर आपको मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट करना है तो आपको 100 एकड़ चाहिए होगा। ठीक है। तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग जिसको हम कहते हैं कि जिसमें आम बंदे की पॉकेट में चीज़ आ जाए, वो 25 एकड़ का प्रोजेक्ट होता है। उसके अंदर 100, 125, 150 गज के प्लॉट आपको मिल जाते हैं। मेगा हाउसिंग में आप 200, 250, 500, 1000 गज तक प्लॉट काट सकते हैं। ठीक है। और जो मिनिमम एरिया रहता है सड़कों का, अफोर्डेबल हाउसिंग में आपको 35 फुट की सड़क छोड़नी पड़ती है। जो मेगा हाउसिंग में 40-45 फुट की रोडें छोड़नी पड़ती हैं। और जो भी आपका प्रोजेक्ट जहाँ पे भी आप काटोगे, उसकी जो एंट्री रोड रहेगी वो 60 फीट की रहेगी, वो होनी चाहिए। ठीक है। अगर जहाँ पे आप अपनी कॉलोनी काट रहे हो और वहाँ तक पहुँचेगा रास्ता 60 फीट नहीं है तो आपकी कॉलोनी पास नहीं होगी। उसके बाद जो बिल्डर इसको बनाता है उसके कुछ प्लॉट्स जो है वो सरकार लियन कर लेती है, गिरवी कर लेती है। वो उसको बेचने की मनाही होती है जब तक वो डेवलपमेंट नहीं करता। तो डेवलपमेंट करेगा, सीवरेज डालेगा, सड़कें बनाएगा, पानी का सिस्टम करेगा, ट्रांसफार्मर रखवाएगा और सब कुछ करने के बाद उसको वो प्रॉपर्टी रिलीज़ करती है सरकार बेचने के लिए। तब तक वो सरकार के पास गिरवी रहती है। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा रेरा एक और गवर्नमेंट ने बॉडी बना दी है जो कि एडिशनल एक और नज़र रखने के लिए बॉडी बनाई है। कानून तो पुड्डा के ही चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जब सब जगह, और लाइसेंस भी पुड्डा ही देता है, कॉलोनी पास करने का सर्टिफिकेट भी पुड्डा ही देता है, बिल्डर का लाइसेंस भी
हुडा ही देता है। जब ये सारे लाइसेंस आप ले लेते हो तो उन लाइसेंस की कॉपी जो है बिल्डर को वो रेरा ऑफिस में जमा करानी होती है कि हमने ये सारे लाइसेंस ले लिए हैं, और रेरा वो वेरीफाई करता रहता है कि हाँ आपके सारे लाइसेंस आ गए हैं। उसके बाद रेरा अपनी वेबसाइट पे वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट डाल देता है और बिल्डर से पैसे लेकर, फीस लेकर एक रेरा नंबर इशू कर देता है। तो आज की डेट में लोग ये समझते हैं कि रेरा नंबर है तो हम सेटिस्फाइड हैं, ये प्रोजेक्ट ठीक है। यानी कि रेरा वालों ने इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक कर लिए हैं, वेरीफाई कर लिए हैं। रेरा का काम है सिर्फ वेरीफाई करना कि आपके पास अप्रूवल है कि नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद आता है ऑन ग्राउंड क्या वो काम हुए हैं कि नहीं हुए हैं। ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, वो रेरा नहीं जाके वेरीफाई करता। ठीक है। तो उसमें जो बायर्स हैं उनको खुद विजिलेंट होना पड़ता है। और अभी बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं रियल एस्टेट के अंदर। जिन बिल्डरों ने वो फ्रॉड किए हैं उनमें से आप समझिए कि 90% के पास रेरा नंबर थे, और एक नहीं थे, 5-5 6 रेरा नंबर थे, पर फिर भी उन्होंने फ्रॉड किया। तो उस फ्रॉड करने में रेरा ने उनको नहीं रोका। तो लोग ये समझते हैं कि रेरा नंबर है तो हम सेफ़ हैं, लेकिन ये कोई सेफ्टी नहीं है। ट्रस्ट कर सकते फिर भी आपको खुद विजिलेंट होना पड़ेगा। रेरा कुछ नहीं करेगा, उसने पैसे लिए हैं, अपनी पहली जो लाइसेंस चेक करके अपनी वेबसाइट पे उनकी डिटेल डाल दिया, दैट्स इट। उसके बाद बायर को खुद विजिलेंट होना पड़ेगा। हाँ जी। ओके, तो बायर्स पे ही आते हैं। पहले एक बायर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक शहर में नया आया हूँ, फॉर एग्जांपल मोहाली में नया आया हूँ, तो मुझे क्या कुछ देखना चाहिए प्रॉपर्टी के बारे में, कैसे रेट्स पता करूँ मैं, तो वो सब बताइए कैसे हो सकता है। पिछले कुछ सालों से जो मूवमेंट हो रही है, हाँ जी, पंजाब के बहुत सारे शहर हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ मोहाली एक ऐसा शहर है, या मोहाली का डिस्ट्रिक्ट मोहाली हम कह सकते हैं, जिसमें जीरकपुर, डेरा बसी, कुराली और बनूड़ भी अब आ गया बीच में। तो ये एरिया जो है यहाँ पे बाहर से लोग शिफ्टिंग हो रही हैं। तो बहुत से लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, जैसे हिमाचल के बच्चे यहाँ पढ़ने आ गए, JNK के बच्चे यहाँ पढ़ने आ गए, दिल्ली से, गुड़गांव से बच्चे पढ़ने आ गए। तो जो यहाँ पढ़ने आते हैं उसमें से 50% यहीं रह जाते हैं, यहीं जॉब कर लेते हैं, और यहीं फिर उनको घर चाहिए होता है। तो वो एक डिमांड है। उसके अलावा जो अदर सिटीज़ हैं, जैसे बिग सिटीज़ हम कहते हैं, हरियाणा के अच्छे बड़े शहर हैं, या दिल्ली, गुड़गांव, NCR है, या बॉम्बे से भी बहुत लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं चंडीगढ़ के आसपास, बिकॉज ऑफ ग्रीनरी, और यहाँ पे एजुकेशन ठीक है, यहाँ पे IT इंडस्ट्री ठीक है। तो इस वजह से भी यहाँ पे बाहर से मूवमेंट हो रही है, और बहुत लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब पंजाब के लोग यहाँ कम आ रहे हैं, वो फ़ॉरेन जा रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जा रहे हैं। लेकिन बाहर की जो स्टेट्स हैं वो यहाँ आ रही हैं। अब उसमें से मैक्सिमम बंदों को पंजाबी नहीं पढ़नी आती, और उनको पंजाबी के बारे में नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पे जो सरकारी कागज़ हैं, सब कुछ है, वो पंजाबी में होते हैं। तहसील में जाओगे, फ़र्द है, रजिस्ट्री है, सब पंजाबी में होगी। तो ये एक इशू है कि उनको समझ नहीं आता। दूसरा, अगर बंदा बाहर से आता है तो यहाँ जितने ऑफिसर्स हैं वो सब लोकल पंजाब के हैं, यहीं स्टेट्स के हैं, तो सब उस तरीके से उनसे कोई जान पहचान नहीं होती है, क्योंकि बाहर से आए होते हैं, जानते नहीं होते हैं किसी को। तो वो वेरिफिकेशन करना या चीज़ें को चेक करना उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो वो डिपेंडेंसी होती है किसी ऐसे बंदे पे जिसके पास वो जा रहे हैं प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, तो उसको उसके ऊपर ही दारोमदार है कि वो वेरीफाई करे। अब पहले मैंने कहा कि मैं जब मिंद्रा में जॉब करता था तब मैंने कहा कि इस फील्ड के अंदर कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि ये काम बहुत इजी है। प्रॉपर्टी डीलर बनना सबसे आसान काम है। ठीक है। आपको कुछ सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, आपने बोर्ड पे लिखना है जी फलाना प्रॉपर्टी, तो बस आपका दफ्तर खुल गया, और आपने बता दिया ये प्लॉट है जी, ये प्लॉट है, ये प्लॉट है, और आप काम शुरू हो गया। तो इस फील्ड के अंदर जब कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि बंदा जी BA पास हो, कम से कम +2 पास हो, तो जो मर्जी कर सकता है। तो जैसे आप सब्जी की रेडी लगा सकते हो, वैसे आप प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। अब मैंने अपनी ज़िंदगी भर की कमाई इन्वेस्ट करनी है उस बंदे के बिहाफ पे जिसके पास पहले से ही नॉलेज नहीं है। तो एक इंग्लिश की कहावत है कि यू मस्ट डू ब्लाइंड फेथ बट मेक श्योर द अदर पर्सन इज़ नॉट ब्लाइंड। तो जैसे मैंने कहा कि आपको जिस पे ब्लाइंड फेथ कर रहे हो वो ब्लाइंड ना हो। तो रियल एस्टेट में मैक्सिमम बंदों के पास नॉलेज कम होती है, और वो मैंने देखा है बहुत से रियल एस्टेट के जो कंसल्टेंट हैं वो अपडेट नहीं करते अपने आप को। वो कभी सरकार के ऑफिस में जाते ही नहीं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। वो बिल्डर के ऑफिस में तो 20 बार जाएंगे कि जी क्या बेचना है, क्या नया है, लेकिन गवर्नमेंट के ऑफिस में नहीं जाएंगे। और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी कई बार हम जाते हैं तो डिस्कशन होती है बहुत लंबी, तो वो कह रहे हैं कि यार ये तो हमें भी नहीं पता था। कि आप फील्ड के बंदे हो, आपने हमें इनपुट देनी है। तो जो सरकारी अफसर पॉलिसीज बनाता है वो तो ऑफिस में बैठा सारा दिन, उसे पता नहीं, ग्राउंड की प्रॉब्लम उसके पास पहुंचती नहीं है। बिल्कुल, तो वो किसने पहुंचानी है? तो वो जिम्मा हमने उठाया हुआ है, हम
फ्रीक्वेंटली जाते हैं, सब अफसरों के पास बैठते हैं, मंत्रियों के पास बैठते हैं, उनको बताते हैं कि सर ग्राउंड में ये प्रॉब्लम है और इसका ये सोल्यूशन है। अब कल की बात है कि पंजाब के जो बिल्डर्स हैं उनके जो लाइसेंस पुराने एक्सपायर हो गए थे, उसको रिन्यू नहीं कर रही सरकार। ठीक है। जब वो पूछते हैं कि रिन्यू क्यों नहीं कर रही, तो कहते हैं जी उनकी पॉलिसी आएगी, अभी रिन्यू कैसे करना उसकी पॉलिसी नहीं है। तो रिन्यू करने की पॉलिसी नहीं है रिन्यू करके। अब जब रिन्यू नहीं होगा लाइसेंस, हाँ जी, तो बिल्डर आगे काम कैसे शुरू करेगा? सही बात अब उसका प्रोजेक्ट बीच में फंसा हुआ है। लाइसेंस रिन्यू सरकार ने करना है, पॉलिसी सरकार ने बनानी है, लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं उनको पता ही नहीं। हाँ जी, मंत्री ने जो उनको बताया, मंत्री सब नए आए हैं, कह रहे हैं मेरे को पता ही नहीं था ये पॉलिसी भी कोई बनानी है, कभी मैंने अफसर से पूछूंगा बुला के। हाँ जी, हाँ जी। तो अब अफसर बिजी हैं, हाँ वो अपने काम में, मंत्री अपने काम में बिजी हैं, ग्राउंड पे बंदा प्रॉब्लम में है। तो ये चीज़ें, कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। तो चलो जितना हम इसमें काम कर रहे हैं, जैसे अभी टाटा की हम बात करते हैं कि इफ़ यू आर अर्निंग फ्रॉम सोसाइटी यू शुड पे बैक टू सोसाइटी। राइट। तो हमने ये सोचा है कि भाई अगर मैं रियल एस्टेट से कमा रहा हूँ तो मैं रियल एस्टेट को क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो वो मेरी सोशल सर्विस है। तो उसमें जो रिफॉर्म्स हम ला सकते हैं, जो हम कोशिश कर सकते हैं, तो वी आर डूइंग अवर बेस्ट। दैट्स रियली गुड। तो अभी जो आपका क्वेश्चन था कि एक नॉर्मल बंदा जो एक बाहर से आया है उसको कैसे पता है, तो उसको वाइज, इंटेलिजेंट, अपडेटेड हाँ जी, जो कंसल्टेंट है वो चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आपने लाइफ टाइम में एक दो बार मतलब प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो सकते। बिल्कुल सही बात है। अब हम फील्ड में रहते हैं, हाँ जी, तो हमारे साथ भी प्रॉब्लम हो जाती हैं। ओके। तो अगर हम साल के अंदर 2000 प्रॉपर्टीज़ की ट्रांजैक्शन करते हैं, हाँ जी, तो उसमें से भी 5-10 प्रॉपर्टीज़ गलत आ जाती हैं। ओके। वेरिफिकेशन के बाद कुछ घटनाएं हो जाती हैं। हम घर से निकले गाड़ी लेके, कोई और ठोक गया हमें, हम सही चला रहे थे लेकिन कोई और ही ठोक गया। तो रियल एस्टेट में ऐसे भी इश्यूज आ जाते हैं जहाँ पे फॉल्ट ना तो बायर का होता है ना सेलर का होता है, फिर भी समस्या आ जाती है। तो वो होनी है। लेकिन अब क्या है कि अगर मैंने 2000 ट्रांजेक्शन किए हैं तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस आ गया, तो मैं नेक्स्ट टाइम वो ध्यान में रखूंगा, क्योंकि मैंने वो कर लिया एक्सपीरियंस। लेकिन एक आम बायर के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए जो ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं, जिनके पास नॉलेज है, अपडेशन है, उनसे अगर आप रियल एस्टेट की डील करोगे तो आपकी सेफ्टी ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी पसंद आ गई बायर को, और उसका प्रोसीजर क्या है फिर आगे लेने का, उसे बाय करने का प्रोसीजर क्या है? देखिए उसमें तो ये तो सिंपल प्रोसेस है कि पहले हम टोकन देते हैं, फिर हम बयाना करते हैं, फिर उसके बाद रजिस्ट्री होती है, फिर उसका इंतकाल चढ़ता है, फिर उसका नक्शा पास होता है, फिर उसके ऊपर आप घर बनाते हो, फिर ये सारा काम होता है। ठीक है। तो लेकिन अब इस मार्केट के अंदर जैसे कहते हैं कि बायर सेलर होते हैं। हाँ जी। कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें एक बायर होता है, एक सेलर होता है। हाँ जी। जब किसी मार्केट में ज़्यादा बायर्स आ जाते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, ओके, और रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो पिछले कुछ महीनों से जो प्राइजेज ऑफ प्रॉपर्टीज़ मोहाली की शूट अप हुई हैं, 60 से 70% ग्रो हो चुकी हैं। वाह। अगर आप कोई प्रॉपर्टी आज देख के गए हो, हाँ जी, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अगर आज आपको कोई प्रॉपर्टी पसंद आ गई है और आज आप उसको फाइनल नहीं करके गए, छोड़ गए, तो 2 महीने के बाद जब उसी प्रॉपर्टी को दोबारा लेने आओगे तो उस प्राइस से वो कम 10 से 15% बढ़ी हुई मिलेगी। और वो 2-4 महीने के अंदर आपका पैसा बैंक में उतना नहीं बढ़ेगा जितना प्रॉपर्टी का रेट बढ़ गया होगा, तो वो लॉस आपको होगा। तो ये देखा है हमने कि 1 साल पहले एक बंदा आया, वो प्रॉपर्टी देखने आया, तो उसको कोठी मिल रही थी 45 लाख की। ठीक है। 45 लाख उसके पास पड़ा था, उसने लिंगर ऑन कर दिया जो अपना डिसीजन था। और साल के बाद दोबारा आया उसी मोहल्ले के अंदर, उसी के साथ वाली कोठी वो तो बिक गई थी, अब उसको मिल रही है 65 लाख की। तो 1 साल के अंदर 20 लाख रुपया उसको एडिशनल पे करना पड़ेगा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने तब वो फैसला नहीं लिया। प्रॉपर्टी ने लेनी थी, तो जितना आप लेट हो गए उतना आपको लॉस होगा। अगर आपको पसंद है तो उसको लिंगर ऑन न करें। अगर आपके पास फंड है और अपने बैंक से लोन लेना है तो लेके इसको ख़त्म कर लें। जितना आप आगे जाओगे इसको डिसीजन लेकर, उतना आपको अप्रिशिएशन होने के बाद प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये एक ट्रेंड चल रहा है, इसको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए जो भी बाइंग के लिए सोच रहा है। ओके, अब हम बात करेंगे, आपने बताया कि मोहाली में प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एकदम शूट अप कर रहे हैं, इसके पीछे क्या फैक्टर है? फैक्टर ये है कि मूवमेंट बहुत हो रही है बाहर से, जैसे बाहर की स्टेटों से, पंजाब से, हरियाणा, हिमाचल, J&K, और अभी उत्तराखंड से बहुत मूवमेंट हुई है, दिल्ली से बहुत लोग यहाँ आए। तो जब बाहर से लोग आके किसी सिटी में बसते हैं तो डिमांड क्रिएट हो जाती है, तो उसकी वजह से अब प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी शूट अप हो गई। एक और बात है कि अभी बहुत सारे हाईवे निकले हैं,
हाईवेज बन रहे हैं। बहुत सारे कनेक्टिंग हाईवे, उससे इंफ्रा और डेवलप हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसमें क्या है कि किसानों को पैसे बहुत मिले हैं हाईवे के आने के बाद। How जो जहाँ से हाईवे plots निकला, होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसको जो क्लेम मिला है किसानों को वो बहुत अच्छा मिला गया। हाँ, हाँ, हाँ। उससे क्या हुआ कि किसानों ने अपनी सभी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ा दिए। ओके। आज से 2 साल पहले जो ज़मीन का रेट था 2 करोड़ रुपए एकड़ का, आज वो 10 करोड़ एकड़ हो गया है। वाह। अब जब ज़मीन ही इतनी महंगी मिलेगी बिल्डर को, तो डेफिनेटली प्लॉट महंगे प्लॉट महंगे मिलेंगे और प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन महंगी मिलेगी। बिल्कुल तो सही जो बात है। किसान लेवल से ही जो इनिशियल सप्लायर होता है रॉ मटेरियल का, हाँ जी, किसी कॉलोनी को काटने के लिए रॉ मटेरियल तो ज़मीन ही है ना। हाँ जी, हाँ तो जी। जब ज़मीन ही महंगी आएगी, हाँ। रॉ मटेरियल महंगा होगा तो फिनिश प्रोडक्ट महंगा होगा। महंगा होगा। तो इस वजह से भी यहाँ पे अब तेज़ी या कहीं महंगाई हो चुकी है बहुत ज़्यादा। ओके। और ये समझें कि अब पीक पे ये पहुँच चुका है। अच्छा, एक ग्राफ होता है पीक पे, तब नीचे आएगा। रियल एस्टेट में एक सिस्टम है कि रियल एस्टेट में नीचे नहीं आता, वहाँ स्टे करता है। स्टे हो जाता है मतलब, ठीक है। अब वहाँ Clean मान graph लो होना आप चाहिए। आज जिस रेट पे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, आप पेशेंस रख के उसको वेट करोगे कि हाँ जब जी। रेट बढ़ेगा तब बेचेंगे। ठीक है। आप लोएस्ट पे नहीं बेचोगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो रियल एस्टेट में 90% लोग पेशेंस रख लेते हैं कि चलो प्रॉपर्टी ले ली है तो पड़ी रहने दो, जब सही रेट आएगा तब बेचेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो पिछले बार जो मंदा रहा था रियल एस्टेट में वो 16 साल चला था। ओके, मतलब लास्ट plain जो रहा मंदा था रियल एस्टेट का वो 16 साल चला था। 16 साल। अब 3 साल से तेजी है। तेजी है, हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। और मंदा 16 साल चला था। तो देखो आप अगला मंदा कितनी दूर चलेगा, ये बात की बात है। लेकिन मंदा कब आ जाए इसके बारे में जो एक्सपर्ट होते हैं उनको पहले पता लगता है, बाकी बंदों को बाद में पता लगता है। इसके क्या फैक्टर्स होते हैं मंदा आने के? जब सप्लाई ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए। ज़्यादा बनने लग जाए, ठीक है, समझ गया। एक अगर कोई बंदा इन्वेस्टर है तो उसको जयपुर जरूर जाना चाहिए। जयपुर। अगर कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको एक बार जयपुर जरूर जाके देखना चाहिए। जयपुर में आप जाओगे तो आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 500-600 ऐसी बिल्डिंगें मिलेंगी हाई राइज, जिसके अंदर एक भी बंदा नहीं रह रहा, ओके। खाली पड़ी हैं। और वो कभी कभी किराए पे भी नहीं चढ़ी, अच्छा। खाली हैं जब से बनी हुई हैं। हाँ, उसमें इन्वेस्टरों ने पैसे लगाए थे और उनसे आगे किसी ने लिया ही नहीं। वही रह गए। वहीं पड़े हुए हैं। तो जयपुर की अगर मार्केट की एग्जांपल में, बहुत से लोग तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले कभी जयपुर ही नहीं गए होंगे। हाँ जी, हाँ जी, नहीं। अब क्योंकि मैं ट्रैवल भी किया हुआ है हाँ, अपनी लाइफ में, मैंने बहुत ट्रैवल किया हुआ है। हम्म, तो अब मैं रिसेंटली यूके गया, इंग्लैंड गया, ठीक है। तो वहाँ पे जो मार्केट रियल एस्टेट की मैं देख के आया हूँ, हाँ, वहाँ पे इतनी डिमांड है कि मोहाली के रेट के मुकाबले में सेम रेट पे आपको जितना मोहाली का रेट है उसी रेट के अंदर आपको इंग्लैंड के शहरों के अंदर बर्मिंघम में आपको घर मिल जाएगा बना बनाया, सेम प्राइस पे। वाह। तो मोहाली बर्मिंघम से। ये हालात हैं अब। वाह जी। जो अब यहाँ ये कहते हैं कि जी यहाँ बहुत बढ़ चुका, अब इंग्लैंड के बराबर पहुँच चुकी है मोहाली की मार्केट। इंटरनेशनल हो गया अब। इंटरनेशनल लेवल के बराबर पहुँच चुकी है मार्केट। तो अब हाँ जी, इसको हम पीक मान सकते हैं ठीक है। हाँ, कि बहुत राइज हो गया। अब तो राइज हो गया। अब कहीं ना कहीं अब चांसेस हैं कि इसको स्लो डाउन होगा और स्लो डाउन होने के आसार हो चुके हैं शुरू। ओके। तो अब जो इन्वेस्टर आ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक इन्वेस्टर का पॉइंट मिस हो गया हमारा हम्म, कि बहुत से रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टर आ रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर फ्लैट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं हाँ वो जयपुर एक बार जाएं, देख के आए। देख लें वहाँ पे कि फ्लैट में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उनका क्या हाल है। हाँ जी, हाँ जी। उनके आज तक कभी फ्लैट बिका ही नहीं, ना बिका है ना किराए पे चढ़ा है। नगर पे चढ़ा। तो इस समय जो सप्लाई हो रही है फ्लैट्स की, स्पेशली हाई राइज फ्लैट्स की मोहाली के अंदर, बहुत बन रहा है। उनका हालात जयपुर जैसा होने के चांसेस बन रहे 70% है। ओके। हाँ 30% हो सकता है कि वो निकल जाएं, हाँ जी, एंड यूज़र ले लें हाँ, हाँ, और लोग वहाँ पे रह जाएं, लेकिन 70% आज के हिसाब से चांसेस, क्योंकि इतने सप्लाई हो रही है उतने बायर है नहीं। है नहीं अभी। तो ये इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखने वाली बात है कि आज अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और अगर आपने अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट कर ली, अपनी अकल के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से, तो 70 से 80% चांसेस उसको उसके ब्लॉक होने के हैं कि रह जाएगा। ठीक है। क्योंकि अब जो आपको बाइंग करनी चाहिए, वो जो एंड यूज़र आ रहे हैं घर बनाने वाले, उनको ध्यान में रख के करनी पड़ेगी कि कि वो क्या पसंद कर रहे हैं, उनकी कितनी पॉकेट है। हाँ, मान लीजिए आपकी एक किराने की दुकान है हाँ जी, और आपको लाइफ बॉय बहुत पसंद है साबुन, ठीक है। और आप सारी दुकान के अंदर लाइफ बॉय भर लें और कस्टमर आए वो कह रहा है जी मैं तो लक्स लेना है, तो आप उसको समझाने लग पड़े लाइफ बॉय के बेनिफिट है ना, इसकी टीवी आ जाती है, इसमें ये होता है। वो कह रहा है भाई साहब मैंने लक्स लेना है नहीं है तो मैं किसी और से ले लूँगा। तो अगर हम अपनी चॉइस के हिसाब से जो मेरे को अच्छा लगता है, फ्लैट या कोठी या प्लॉट, वो ले लिया
कि वो किसी और को भी पसंद आएगा, वो जायज़ नहीं है, बिल्कुल सही बात। वो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। तो जो लोग पसंद कर रहे हाँ हैं, जी, अगर लोग आपकी दुकान पे आके लक्स मांग रहे हैं तो आप दुकान में लक्स रखें। लक्ष्य रखे, चाहे पसंद नहीं है आपको, नहीं आप वो आपका मैटर नहीं है, आपने तो किसी को बेचना है ना। बिल्कुल सही बात है। अपने नहाने के लिए लाइफ बॉय ले आए, हाँ हाँ लेकिन किसी को बेचने के लिए जो डिमांड आ रही है मार्केट में वो रखें स्टॉक। तो वो स्टॉक 99% आज जो इन्वेस्टर्स कर रहे हैं वो इसको मिस कर रहे हैं। वो अपने हिसाब से चीज़ें बाय कर रहे हैं जो उनको अच्छी लग रही हैं, समझ गए, वैसी बनती जा रही हैं वो, जैसे वैसे खरीद रहे हैं वैसे तो वो और उनके बनती हाथ जा में रही रह जाएगा सारा सामान, है। बिल्कुल वो उनकी दुकान में रहेगा, बिकेगा नहीं। सही, उनके पास ही रह जाएगा। तो चलिए, ये इन्वेस्टर्स के ध्यान रखने वाली बात थी, हमने आपसे शेयर कर ली। बहुत सही सर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे, बहुत कुछ सिखा रहे हैं आप हमें, बहुत नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। वैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैं चाहूँगा कि जो चंडीगढ़ और न्यू चंडीगढ़ मोहाली के इन्वेस्टर्स हैं और जो हैं उन्हें अभी जैसे मैंने बताया कि भी वो आने वाला है कि एक आ सकता है 70% चांस, तो जो भी ले चुके हैं उनके लिए क्या एडवाइस है कि वो क्या करें, कैसे उसे सेल करें? पंजाबी में यह हम कहते हैं कि वो बंदा जी गले का हार बन गया। अब कुछ प्रॉपर्टियां वो आपके गले का हार बन चुकी हैं जिसको आप दिखा सकते हो लोगों को, बेच नहीं सकते। अब बेचोगे तो पूछेंगे अरे तुम्हारा हार कहाँ गया, तो वो आप दिखा सकते हो लोगों को, शो ऑफ कर सकते हो, मेरे पास है। तो न्यू चंडीगढ़, एयरपोर्ट रोड और ये जो एरिया है ये इतना महंगा हो चुका है कि ये गले का हार बन चुका है। जब बंदे से पूछते हैं कि ये कितने का प्लॉट है, वो कहता है जी 80,000 रुपये गज का, तो 300 गज का प्लॉट है, हाँ जी हाँ जी, तो 2 करोड़ 40 लाख का प्लॉट हो गया जी। तो जब 2 करोड़ 40 लाख का प्लॉट, बायर तो है ही नहीं, वो कह रहा है मेरे इतना हो गया मेरा, हाँ, ठीक है हो गया, वो कागज पे ही हुआ है ना, मिला तो नहीं, बिल्कुल सही बात, बायर तो है नहीं, हाँ जी, हाँ वो खरीद तो रहा नहीं उसको, वो कागजों पे इतने महंगी प्रॉपर्टी होगी। तो जब आपकी जो प्रॉपर्टी है जो आपने खरीद रखी है जो बायर की पहुंच से बाहर हो जाएगी तो वो आपके पास ही रहेगी, आपके पास ही आप खुश रहते रहो कि जी मेरी इतने करोड़ हो गया, मेरी इतने करोड़ की होगी, वो बिकेगी नहीं। उस पर आप खुद घर बनाओ रहो अलग बात है, हाँ जी, लेकिन वो डेड इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। डेड इन्वेस्टमेंट आज की डेट में न्यू चंडीगढ़ में और एयरपोर्ट रोड के ऊपर जो भी 200 गज से बड़े प्लॉट हैं, हाँ जी, जो कि करोड़ रुपया क्रॉस कर चुके हैं प्लॉट, हाँ, उसकी पूरी मार्केट में 1% बायर है। सिर्फ 1% लोग हैं जो 1 करोड़ से ऊपर का प्लॉट देख रहे ले हैं, सकते हैं जो 99% वो लोग हैं जो 50-60 लाख का प्लॉट देख रहे हैं। तो वो तो आपके बायर ही नहीं है, नहीं है, आपके पास वो सामान है जिसका बायर ही नहीं है। नीश बहुत कम है उसकी। तो वो अब बंदों ने क्या सोच के लिया था कि 200 गज में अच्छा घर बनता है, हाँ, ठीक है जी, वो आपके लिए अच्छा घर बनता है ना, दूसरों के लिए तो नहीं। लेकिन 90% जो आज की डेट में बायर है वो कह रहा है जी 100 गज का घर चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो 100 गज के ही प्लॉट आ रहे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, बिल्डर कॉलोनी काट रहा है तो मैक्सिमम प्लॉट 100 गज के काट रहा 100 है गज के क्योंकि उसी की डिमांड है, उसी की डिमांड। और हमने 200 गज ले रखा है बेचने के लिए। तो वो वही हाँ जी हाँ जी, लाइफ बॉय वाली बात होगी कि हमने वो ले लिया जो हमें पसंद था, बिल्कुल सही, मार्केट को पसंद था हाँ, कुछ और, हमने कुछ और ले लिया। हमने कुछ और ले तो 200 गज से ऊपर के जो भी प्लॉट बाय करता है इन्वेस्टर्स, वो उसके चांसेस सेल के बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो छोटे साइज़ का प्लॉट लें, छोटे साइज का ले, और प्लॉट भी उस रेंज में लें जहाँ पे आपको प्रॉफिट देने के बाद बंदे की जेब को भी फिट करे। मान लो आपने पहले ही 60,000 रुपये गज का प्लॉट ले लिया, आप सोचोगे कि वो 80,000 का बिके, अब 80,000 के फिर बाहर कम है। वही बात आ गई, बात वहीं पे आ गई घूम फिर आके, 80 लाख का हो गया कि 100 गज का हाँ जी हाँ, तो फिर वो उतने ऊपर पैसे लगाएगा, उतना लोन होगा। और एक बात समस्या और आज की डेट में चल रही है रियल एस्टेट में कि जो सर्कल रेट्स हैं, प्रॉपर्टी के जो सरकारी रेट रजिस्ट्री के रेट होते हैं वो कम है और एक्चुअल रेट ज़्यादा है। मान लीजिए आप 50 लाख का प्लॉट खरीदोगे तो उसकी रजिस्ट्री होगी 25 लाख की, ओके, तो आपको लोन मिलेगा 25 लाख के हिसाब से। 25 लाख को कैश अरेंज करना पड़ेगा, वो आपके पास होगा नहीं। आज की डेट में 90% लोग ऐसे हैं जो बैंक से लोन लेना चाहते हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, प्लॉट लेने के लिए भी। अब वो कह रहे हैं जी रजिस्ट्री ज़्यादा की कराओ, और बेचने वाला कहता ना मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मैंने तो 10 लाख की रजिस्ट्री कराई है, अब मैं 50 की कराऊंगा तो 40 लाख प्रॉफिट बन जाएगा, टैक्स उस पर टैक्स देना पड़ेगा, 8 लाख मेरा टैक्स चला जाएगा, तो मैं नहीं कराऊंगा, तो वो डील ही नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये सारी चीज़ें समस्याएं हैं रियल एस्टेट के अंदर जो सरकार को भी देखना पड़ेगा और जो इन्वेस्ट कर रहा है हाँ जी उसको भी देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड फील्ड है, बहुत है, अभी मुझे लग रहा है पता, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो ये इतना आसान नहीं है कि हम घर से निकले और एक गेड़ी मारी और वहाँ से एक प्रॉपर्टी ले आए, जैसे 100 रुपये का फ्रूट ले आए और काम खत्म हो गया, ऐसे नहीं है। हाँ जी हाँ जी, बहुत इसके साथ लिंक ऑन बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ। ओके,
तो इन्वेस्टिंग पे आना चाहूँगा फिर से। 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कमर्शियल 2 तरह की होती है, कमर्शियल और रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल में 2 तरह की होती है, फ्लैट और प्लॉट। तो बेस्ट क्या है इन्वेस्ट करने के लिए? बेस्ट तो आज की डेट में रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट, ओके, जो कि सबसे ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लोगों की डिमांड के हिसाब से चलेंगे तो बढ़िया है। लक्स लेना लोग आज की डेट में रेजिडेंशियल प्लॉट और वो भी 100 गज के आसपास के ही डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। मैक्सिमम साइज़ जो लोग डिमांड करते हैं वो 150 गज है। मैक्सिमम 150 गज, ठीक है जी। ठीक है। 100 के ज़्यादा बायर हैं। अगर 70% लोग 100 डिमांड करते हैं, 30% लोग 150 करते हैं। 150 तो रेजिडेंशियल प्लॉट की ही डिमांड है। और एवरेज जो लोगों का जो अभी पेइंग कैपेसिटी है वो 50 लाख रुपए का प्लॉट की लोगों की पेइंग कैपेसिटी चल रही है। ओके। अगर आपने प्लॉट 30-35 लाख का खरीदोगे तो ही आपको उस पर प्रॉफिट आएगा। अदरवाइज अगर 50 का ही लिया तो 50 के तो बायर ही नहीं है, तो आपको प्रॉफिट नहीं आएगा। तो इसीलिए ये 2 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। और कमर्शियल में अगर इन्वेस्ट करने का मन है तो ये ज़रूर देख के इन्वेस्ट करें कि जहाँ आप शोरूम ले रहे हैं वहाँ आसपास कितनी पॉपुलेशन है और वहाँ शोरूम की कितनी सप्लाई है। शोरूम की कितनी सप्लाई है, ठीक है। मान लीजिए हम 82 सेक्टर की बात कर लेते हाँ जी, हैं, हाँ जी, हाँ जी। और वहाँ पे 200 शोरूम आ गए, हाँ। पीछे 600 घर हैं। अब 600 घरों को 200 शोरूम की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। 600 घरों को तो हाँ 6 शोरूम की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है। 25 घरों के ऊपर अगर एक किराने की दुकान होगी तो चलेगी। हाँ 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 हाँ। अब इतनी शोरूम के ऊपर फिर वो 3 फ्लोर होते हैं। हाँ, बेसमेंट भी आ गई। बेसमेंट भी आ गई। वो 30 × 4 कर लो, 120 हो गए। 120 दुकानें, और अगले सेक्टर में फिर 120 हैं, इधर वाले में फिर 120 हैं। हाँ, तो वो बाहर कहाँ जाएगा? वो तो अपने सेक्टर में ही जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हर सेक्टर के जो 600 से 700 या 1000 घर हैं उनको जितनी ज़रूरत है उतना ही चाहिए। उतना कमर्शियल तो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये अभी एयरपोर्ट रोड के ऊपर इतनी सप्लाई हो चुकी है कमर्शियल की कि उसमें से जो चांसेस हैं खाली रहने के, हाँ जी, वो 70% शोरूम जो हैं वो खाली रहेंगे। रहेंगे। जयपुर वाला हाल रहेगा यहाँ पे भी। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और कमर्शियल में देखना, जैसे हाईवे की प्रॉपर्टी जैसे कोई आप लेते हैं, हाईवे पे क्या है कि रोज नया बायर आता है। बिल्कुल सही बात है। सिटी के अंदर सिटी के उस एरिया के लोग ही वहाँ शॉपिंग करने लोकल से आएंगे। आएंगे। मान लो अब खरड़ से जाके कोई 82 में शॉपिंग नहीं करेगा, वो सारा कुछ तो खरड़ में भी है। खरड़ में आएगा। अब जीरकपुर वाला भी 82 में नहीं आएगा, नहीं आएगा। 67 वाला भी 82 में नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाईवे के ऊपर एवरी डे एक नया कस्टमर है। वो एक एडिशन चीज़ होती है। मतलब अगर शहर के अंदर आप शोरूम में काम करोगे, कोई आपने यहाँ दुकान खोली, तो यहाँ आपके आसपास हैं 2000 कस्टमर। हाँ जी, ठीक है जी। वो 2000 भी रोज नहीं आएंगे, रोज नहीं ऑल्टरनेट डे के आएंगे। हाँ जी। लेकिन हाईवे पे रोज नया कस्टमर है और वो 1000 नहीं है, वो लाख है, बिल्कुल सही बात है। 10 टाइम्स है। हाँ जी, तो जितने हाईवे के इलाके हैं आगे उसमें आपका काम चल जाए, ज़्यादा कमर्शियल चलेगा। ठीक है। अब उस पर भी ध्यान रखने वाली बात है हाँ जी, हाँ कि जी। अगर हम चंडीगढ़ से जा रहे हैं जलंधर, हाँ तो चंडीगढ़ से बाहर निकलते ही शॉपिंग नहीं करेंगे या कुछ खाएं पिएंगे नहीं, हाँ, जलंधर और चंडीगढ़ के रास्ते में कहीं रुकेंगे। ये भी बात सही है। तो अगर हम चंडीगढ़ से बाहर निकलते ही लेफ्ट हैंड साइड पे कोई शोरूम में इन्वेस्ट कर देंगे तो वहाँ पे भी बायर नहीं आएगा। वाह, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन। टेक्निकल चीज़ें जो हैं ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। रखनी पड़ेगी। ये प्राइस दोनों में सेम है। मान लो आप चंडीगढ़ से निकल रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी शोरूम का रेट राइट सेम है और राइट पे भी सेम है। हाँ जी। अब जो चंडीगढ़ आ रहा है वो अपने लेफ्ट हैंड साइड पे ही रुकेगा, यानी कि इधर जाते हैं राइट हैंड पे। हाँ, तो वहाँ अगर शोरूम आपको मिलेगा 3 करोड़ का और सामने भी 3 को मिला है तो इसके चांसेस चलने के ज़्यादा होंगे। तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन सर आपकी, बहुत सही। चलिए जी, और सवाल। इसके बाद जो भी आ रही है कि मेट्रो आ रही है चंडीगढ़ में, अफवाह नहीं है, एक रूमर, ट्रू बात है कि मेट्रो आ रही है चंडीगढ़ में, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रॉपर्टी पे? देखो, चंडीगढ़ में मेट्रो आ रही है लेकिन वो ट्राई सिटी की मेट्रो है। मतलब चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, जो पंचकुले में बनेगी उसके पैसे हरियाणा सरकार देगी। ठीक है। चंडीगढ़ में बनेगी उसकी यूटी देगी जी, और जो पंजाब में मेट्रो बनेगी वो पंजाब सरकार कंट्रीब्यूट हाँ करेगी। जी। अब पंजाब सरकार को जो रूट प्लान दिया था वो पंजाब सरकार ने मना कर दिया ओके, कि हमने इस रूट पे नहीं, हम रूट हम डिसाइड करेंगे कि कहाँ से घुमानी है। तो जो रूट आएगा अभी नया जो प्रपोजल है वो न्यू चंडीगढ़ से होता हुआ कुराली को टच करता हुआ, मरिंडा को टच करता हुआ, बनूड़ को टच करता हुआ, डेराबस्सी को टच करता हुआ, जीरकपुर से होता हुआ इस तरीके से घूमेगा। ओके। तो उससे जो पंजाब के सीएम हैं उनके ऑफिस में हमारे सूत्र हैं, तो वहाँ से हमें जो न्यूज़ आती हैं हाँ जी, तो उससे हमें पता लगा, उनके फ़ोन में हमने देखा भी सारा वो प्लान जो नया प्रपोज हो रखा है। तो वो कहते हैं कि हम मेट्रो के आने से ये हमारी जो शहर हैं जो एडजॉइनिंग मोहाली की सिटीज़ हैं हाँ जी, हाँ ये ग्रो करें, ये अपलिफ्ट हो।
ठीक हाँ, है। तो ये जो मेट्रो आएगी उससे ये सारा एरिया जो है कनेक्टिविटी जो होगी हाँ जी, कुराली की, मोरिंडा की, बनूड की, डेरा बस्सी की, ये सब की हाँ जी, ऊपर आएगी। ठीक है, तो यहाँ इसका ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। ओके। हाँ जी। वहाँ उस और time में- सिटी के अंदर जो अगर एयरपोर्ट रोड पे मेट्रो घूमेगी उसका तो पहले से ग्रोथ हो चुकी है, उसमें तो कोई और फायदा होने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है। एंड करना चाहूँगा इस एपिसोड को, आपसे एक एडवाइस लेना चाहूँगा, कोई टीचिंग जो आप बताना चाहें प्रॉपर्टी बायर्स को, सेलर्स को, इन्वेस्टर्स को, किसी को भी। वैसे तो हमने बहुत सारे पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हाँ कर जी। लिए हैं। यहाँ दारोमदार फिर हम कहते हैं कि जो आपके साथ जिसके थ्रू आपने डील को करना है। रियल एस्टेट में आप बहुत से लोग ओवर स्मार्ट बन जाते हैं। ओके, ओवर स्मार्ट उनको लगता है कि हमें क्या किस ज़रूरत है, हम खुद पढ़े लिखे हैं, हम खुद ही ले लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमें कंसल्टेंट नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो वहाँ हम गलती खा जाते हैं। वहाँ गलती हो जाती है। अगर हमें लगता है कि यार मार्ग हम टीवी पे ऐड आ रही है या एफएम पे ऐड आ रही है या फेसबुक पे ऐड आ रही है, हमने वहाँ देखा किसी ब्रांड का, हाँ जी, उसको फ़ोन किया, उसके ऑफिस में गए, वहाँ से सेल कर ली हमने, परचेज़ कर लिया, हर चीज़ कर ले। तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी कंसल्टेंट की, हाँ जी, हमने तो सीधा ले लिया। अब क्या है कि वहाँ पे जो जिस भी ब्रांड की ऐड आपने देखी, जिसके पास भी आप सीधे जाओगे, वहाँ पे एक सेल्समैन होगा हाँ जी, जो कंपनी से सैलरी ले रहा होगा। ठीक है जी। डेफिनेटली वो गुणगान गाएगा अपने प्रोजेक्ट के, क्योंकि उसमें सैलरी ले रहा है भैया उसको। करनी है। अब आपने ट्रांजेक्शन कर ली, हाँ जी, कल को कुछ भी उल्टा पुल्टा हुआ, वो एम्प्लॉय तो किसी और कंपनी में चला जाएगा, ये भी है। आप किसको जाके कहोगे? आप कोई आंसरेबल नहीं है उसमें। कोई आंसरेबल नहीं है। हाँ जी, अब हर प्रोजेक्ट का बंदा दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बुरा बोलेगा, अपने के बारे में अच्छा बोलेगा। राइट, ठीक है जी। बिल्कुल सही बात है। तो आपके पास वो नॉलेज नहीं आ पाएगी। आप दो बंदों की नेगेटिव बातें सुनोगे, इसके प्रोजेक्ट में आओगे, दूसरे की नेगेटिव सुन लोगे, दूसरे के बाद जाओगे उसकी, हाँ जी, तो दोनों की नेगेटिव बातें होगी, तो फिर आपका डिसीजन क्या लोगे? कंफ्यूज हो गए ज़्यादा सब। कन्फ्यूज होगे। हाँ जी, तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी एक्सप्लोरेशन जो है वो करें। आप मार्केट में घूमें, हाँ जी, देखें, लेकिन फिर भी किसी एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर ले लें, ज़रूर। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। बिल्कुल सही बात है। किसी और के एक्सपीरियंस से कोई बेनिफिट उठाना ये अच्छी बात होती है। बिल्कुल खुद गिर के सीखना अलग बात है। किसी गिरे हुए को देख करके उसको यार वहाँ से निकला था, गिर गया था, चोट लगी थी, तो मैं उधर से ना जाऊँ, ना जाऊँ। ये आसान बात है। तो किसी भी एक्सपर्ट बंदे से जिसको आपको लगे कि एक्सपर्ट है, नॉलेज है, उसकी कंसल्टेंसी जरूर लें। अगर वो कुछ लेगा भी हाँ जी, तो वो बिल्डर से ही लेगा, आपसे नहीं लेगा। ये भी है। अगर हम डायरेक्टली भी कहीं जाते हैं कि बड़े बड़े ब्रांड हैं उनसे लेते हैं, हाँ जी, हाँ तो जी, उन सब के पास एक सीपी को पे आउट देने के लिए एक फंड होता है। फंड होता है। अगर डायरेक्ट जाओगे तो वो आपको डिस्काउंट नहीं करेंगे, अच्छा, वो खुद रख लेते हैं, ठीक है, वो खुद ही। वो पास ऑन नहीं करते हैं किसी को। हाँ, ओके, ठीक है जी। हाँ जी, हाँ वो जी, बंदे को बोलते हैं कि जी वो सीपी वाला हम आपको डिस्काउंट कर दिया, लेकिन वो उन्होंने खुद बांटना होता है। जो एम्प्लॉइज होते हैं वो खुद रख लेते हैं, हाँ, वो खुद ही किसी के नाम पे डाल देते हैं कि ये किसी के थ्रू आया था। आपको पता भी नहीं होता नहीं पता होगा कि आपकी आपने जो परचेजिंग करी है किसी फ्लैट की या प्लॉट की, हाँ जी, उसके अगेंस्ट किसी को कमीशन गया भी है, वो आपको थोड़ा पता होता है। ये भी है, जो एम्प्लॉई है वही अपने नाम पे कर लेता है। अगर आप किसी जेन्युइन को लेके जाओगे, हाँ जी, वो तो उसको ही मिलना था या एम्प्लॉय को मिल जाना था, बस सही बात है। आपके तो हिस्से में वो आना नहीं था। डिस्काउंट पार्ट अलग होता है जो कि बिल्टन रखा होता है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी, मिलना ही मिलना है आपको। वो तो मिलना ही है, आप थ्रू सीपी चले जाओ, थ्रू खुद चले जाओ, वो आपको मिलना ही मिलना है। मिलना है। अगर आप एक्सपर्ट से नहीं एडवाइस लोगे तो उसमें चांसेस आपके ज़्यादा हैं प्रॉब्लम में आने के। बिल्कुल सही बात है। चलो, इस टीचिंग से एंड करते इस एपिसोड को। थैंक यू सर आप आने के लिए रियलिटी टॉक्स में, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग रियलिटी टॉक्स। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ द रियलिटी टॉक शो। रविंदर सर ने हमें बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सिखाया, एंड बहुत सी अपडेट्स दी प्रॉपर्टी के बारे में। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा सुन के, एंड कुछ सीखने को मिला होगा। आप सब अपने रिव्यूज़ बताएं कमेंट बॉक्स में, एंड रविंदर सर से कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो। थैंक यू।